तो हम यहाँ केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ डैश यील्ड्स एल्केन। तो एल्काइल हैलाइड को हमें क्या चीज़ से रिडक्शन करना है। एक एग्जांपल देखें, ये है एक एल्काइल हैलाइड, इसे मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा हाइड्रोजन से, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता, ये नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए होता है। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब जब मैं जिंक को डाइल्यूट HCl के संग कॉम्बाइन करूँगा तो मुझे नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। नेसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स है जो रिएक्टिव होते हैं कंपैरिजन टू नॉर्मल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, HCl को हटा सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH4 प्लस HCl। तो ये Cl को हटाकर एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे और हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl। तो ये हमारा रिएक्शन है। तो इनका आंसर है नेसेंट हाइड्रोजन। वुड्स रिएक्शन इज पॉसिबल इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, तो इनका आंसर है हायर एल्केन। थोड़े डिटेल में देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन में होता क्या है। वुड्स रिएक्शन में भी हम एल्काइल हैलाइड का यूज़ करके बनाते हैं एक एल्केन, लेकिन वो हायर एल्केन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3Br, ये तो समझ आ रहा है ये एल्काइल हैलाइड है, इसके संग मैं और एक BrCH3 को दो मॉलिक्यूल्स है, इनके प्रेजेंस ऑफ सोडियम, वुड्स रिएक्शन ऐसे ही होता है इन ड्राई ईथर। अगर मैं करूँ तो आप देखिए ये Br और ये 2Na, ये सब एक साथ कॉम्बाइन होकर बनाएंगे 2NaBr और मुझे ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ कॉम्बाइन हो जाएंगे और हमें मिलेगा CH3CH3। तो अब देखिए ये कैसा एल्केन था, ये एक कार्बन एल्काइल हैलाइड था, एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड, ये भी एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड, लेकिन मुझे ये दोनों जुड़कर दो कार्बन वाले एल्केन मिल गए, तो इसलिए ये हायर एल्केन है। इनका नाम क्या है हमें पता है, इनका नाम है इथेन। तो देखिए मैंने मिथाइल ब्रोमाइड की यूज़ करके हमने एक इथेन बना लिया, ये हायर एल्केन। तो इसे वुड्स रिएक्शन में इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, आंसर है हायर एल्केन। नंबर 2 हायर एल्केन। और थोड़ा वुड्स रिएक्शन को देखते हैं कि आप देखिए एक सेम ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम थे, दोनों ही मिथाइल ब्रोमाइड थे। तो अगर मैं दोनों ही इथाइल ब्रोमाइड यूज़ करूँगा तो क्या बनेगा, देखिए आप यहाँ CH3CH2Br, ये ब्रोमाइड की जगह आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि ये एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। प्लस 2NaBrCH2CH3, ये एक स्टाइल है इससे लिखने का कि जैसे यहाँ पर भी यही है इथाइल ब्रोमाइड, ये भी इथाइल ब्रोमाइड, लेकिन इस तरीके से लिखा हूँ ताकि ऐसे एरो करके ये दिखा सकूँ कि ये सारे एक साथ आ जाते हैं और ये वाले भी एक साथ आ जाते हैं। ये याद रखना है कि ये ड्राई ईथर में यूज होता है सॉल्यूशन को। ये क्यों होता है ये भी देखते हैं थोड़ी देर में। 2NaBr फिर से बन गए ये सब मिलाकर, और ये दोनों कंबाइन होकर बन जाएंगे CH3CH2CH2CH3। ये है क्या, ये सब हमें सबको पता है, ये ब्यूटेन है। तो एक ब्यूटेन बना, किससे बना, इथाइल ब्रोमाइड से। तो हमें क्या दिख रहा है कि हायर एल्केन मिल रहा है, इथाइल यूज़ किया ब्यूटेन मिला है, मिथाइल यूज़ किया है इथेन मिला है। और एक चीज़ मिल रहा है कि यहाँ पर सिमेट्रिकल है, मतलब ऑड नंबर इवन नंबर एल्केन है।
जैसे इसमें 2 कार्बन है, एक 2 कार्बन वाले एल्केन मिले हैं, इसमें मुझे 4 कार्बन वाले एल्केन मिले हैं। क्योंकि मैं अगर 1 वाले यूज़ कर रहा हूँ तो ये 2 बन जा रहा है, अगर मैं 2 कार्बन वाला यूज़ कर रहा हूँ तो ये 4 बन जा रहा है, अगर 3 कार्बन वाले यूज़ करूँगा तो 6 बन जाएंगे। तो ऐसे करके ये प्रोसेस चल रहा है। असिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें मिक्सचर मिलेगा मुझे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं असिमेट्रिकल बनाने के लिए, तो मुझे ऐसा कुछ मिल सकता है। फॉर एग्जांपल CH3CH2Br को अगर मैं मिला रहा हूँ फिर से BrCH3, ऐसे असिमेट्रिकल है। मतलब एक साइड मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया, दूसरे मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया, और वो सारी चीज़ें सेम रहेंगे कि मुझे सोडियम रखना है और मुझे ड्राई ईथर भी रखना है। तो क्या क्या मुझे मिल सकता है पॉसिबिलिटी? ये पहली बात, ये खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हर 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर ये बना रहे हैं, तो इनके पास भी 2 4 10 बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ये भी और ये भी। एक रिएक्शन जब है तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? ये मिला सकते हैं CH3CH2, फिर से CH2CH3, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? ये दोनों ये भी खुद में मिल सकते हैं इस टाइप से, तो ये बना सकते हैं CH3CH3। और क्या पॉसिबिलिटी है कि एक मॉलिक्यूल इनका दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, ये Br फिर से हटकर, तो क्या बनेंगे उस वक्त? CH3CH2 और फिर CH3। तो देखिए ये ब्यूटेन बन रहे हैं, ये इथेन बन रहे हैं, और ये प्रोपेन बन रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ इवन नहीं, मैं ऑड भी बना सकता हूँ। लेकिन ये ऑड या असिमेट्रिकल, ये सारे सिमेट्रिकल है, ये दोनों, ये असिमेट्रिकल एल्केन है। ऑड भी बना सकता हूँ, लेकिन ऑड बनाने के लिए मुझे एक ऐसा मिक्सचर मिलेगा, ऐसा जहाँ पर इवन भी होंगे और ऑड भी होंगे। इन मिक्सचर से मुझे सेपरेट आउट करना ये तीनों एल्केन इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। और क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टू सेपरेट है, जनरली हम ऐसा नहीं करते कि हम मिक्सचर बनाएं। हम या तो हायर एल्केन में इवेन वाला ही यूज़ करते हैं, या तो मीथेन बनाने के लिए, सॉरी, इथेन बनाने के लिए यूज़ करेंगे, या तो फिर ब्यूटेन बनाने के लिए, या फिर हेक्सेन बनाने के लिए ऐसा ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन हुआ। अब बात है वुड्स रिएक्शन में 2 बातें याद रखने हैं कि हमें एल्काइल हैलाइड ही चाहिए, पहली बात। दूसरा कि सोडियम चाहिए, और तीसरा ड्राई ईथर होना चाहिए। ड्राई ईथर क्यों? ड्राई ईथर जो है एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर एक सॉल्वेंट है जो पोलर सॉल्वेंट है। ड्राई ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट अपने भीतर सारे हाइड्रोकार्बन्स को डिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एल्काइल हैलाइड है ये भी इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, और सोडियम है ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकते हैं। तो हमारे पास एक ड्राई ईथर है। ड्राई ईथर मतलब ये नहीं कि ये सूखा है, पाउडर है। ड्राई ईथर मतलब कि ईथर लिक्विड ही होता है, लेकिन उनमें वाटर के कुछ भी पोर्शन नहीं रहेंगे, वाटर उनमें बिल्कुल नहीं रहेगा, ना वाटर ना मॉइस्चर, कुछ नहीं, बिल्कुल ड्राई रहेंगे। उस टाइप के ईथर में मैं सोडियम को भी डिजॉल्व कर सकता हूँ, और ये एल्काइल हैलाइड को भी डिजॉल्व कर सकता हूँ। तब ये खुद में रिएक्शन करके हमें इस टाइप के प्रोडक्ट्स देंगे जो है एल्केन, चाहे वो इथेन हो या ब्यूटेन हो या हेक्सेन हो। इसलिए हम ये ड्राई ईथर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर है, और ये इसे भी डिजॉल्व कर सकता है अपने भीतर, इसे भी डिजॉल्व कर सकता है। जब ये दोनों डिजॉल्व हो गए तो वो वहाँ रिएक्शन करके एक आउटपुट बनाएंगे जो है हमारा एल्केन, और वो भी इसमें डिजॉल्व रहेंगे। वाटर नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि वाटर अगर प्रेजेंट होगा तो ये सोडियम के साथ हाईली रिएक्टिव होंगे, और फिर मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। यहाँ देखते हैं दी कार्बन चेन इन एल्केन्स आर। अब एल्केन्स में कार्बन चेन कैसा होगा? ऑब्वियसली एक स्ट्रेट कार्बन चेन होगा एल्केन में। एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, चाहे मैं ऐसा बनाऊँ, ऐसे ब्रांच बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, होंगे तो सब सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में।
तो ये इससे क्या कह रहे हैं कि कार्बन चेन इन एल्केन इज जिगजैग। अगर मैं इसे इस तरीके से दिखाऊं कि नोड डायग्राम में, तो कैसे दिखा सकता हूँ, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। फिर ये 3 के ऊपर एक और कार्बन है, तो ये 3 के साथ एक और कार्बन, फिर ये 4 के साथ एक और कार्बन, ये 5 के साथ कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। तो ये क्या किस तरीके का फॉर्मेट हुआ, ये जिग जैग फॉर्मेट है। तो हमारे 3 का आंसर है जिग जैग। ओके, हाइड्रोकार्बन्स आर मोर सॉल्युबल इन डैश सॉल्वेंट। अभी हम लोग ने पढ़ा ना हाइड्रोकार्बन किस तरीके के सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो इनका आंसर है नॉन पोलर। एग्जाम्पल्स क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट के, कुछ एग्जाम्पल्स याद करके रखते हैं। बेंजीन, फिर अभी हमने जो पढ़ा है ईथर, फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे हाइड्रोकार्बन डिजोल्व हो जाते हैं। और पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हमें सभी को पता है, ये है वाटर। वाटर, ओके। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि एल्युमिनियम कार्बाइड AlCl3 इवॉल्व डैश व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर। तो एल्युमिनियम कार्बाइड अगर वाटर के संग रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, ये है Al4C3 प्लस वाटर। तो ये वाटर के संग रिएक्ट कर कर मीथेन बनाएंगे और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये अब जानने वाली बात है, कार्बाइड वाटर के संग रिएक्ट करके मीथेन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। ये कार्बन 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 दे देता हूँ। एल्युमिनियम 4 है, तो यहाँ भी 4 दे देता हूँ। अब मुझे ऑक्सीजन कितने चाहिए, यहाँ पर 4 × 12 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ मैं अगर 12 दूँ तो हाइड्रोजन क्या बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 और यहाँ 12 24, यहाँ 24, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। तो ये है हमारा आंसर कि कार्बन एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर के संग रिएक्ट करके मीथेन बनाते हैं। तो 5 का आंसर है मीथेन। हेलोजेन इज मोस्ट रिएक्टिव इन द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अंडर सनलाइट इज। तो अब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एल्केन मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं C2H6 का, जो ऐसा है। अब देखिए ये जो एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन्स, हालांकि ये इथेन है, लेकिन मैं इसे एल्केन ही लिख रहा हूँ इन जनरल, इथेन है। ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी हेलोजिनेशन नहीं करना चाहते। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलाइड, तो ये जल्दी हेलोजिनेशन नहीं करने चाहते। हेलोजिनेशन में हमें क्या क्या मिलता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये जल्दी हेलोजिनेशन नहीं करना चाहते, मतलब अपने मॉलिक्यूल्स को लूज़ करके, हाइड्रोजन को लूज़ करके हेलोजन बना ले, ऐसा वो नहीं चाहते। तो हमें ये पता चलता है कि इसे जब भी हमें हेलोजिनेशन करना है, इन केस, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है। वो एनर्जी कहाँ से देंगे हम, सनलाइट से। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन के साथ अगर हमने एल्केन को रिएक्ट किया तो बहुत विगरस रिएक्ट होता है, वायलेंट रिएक्ट होता है, एक्सप्लोजन टाइप का होता है। तो फ्लोरीन वेरी रिएक्टिव, ठीक है, एक्सप्लोजन। क्लोरीन उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है। इसे इसे रिएक्शन को करने के लिए हमें यूवी रे देना पड़ेगा क्लोरीन के लिए, यूवी रे या सनलाइट भी लिख सकते हैं, सनलाइट।
सॉरी सनलाइट। इसके प्रेजेंट में क्लोरीन हमारे एल्केन के संग रिएक्ट कर कर एल्काइल हैलाइड देंगे। कैसे? इस टाइप से देंगे। यहाँ पर Cl आ जाता है, H और बाकी सब H। अगर हम इसे और थोड़े देर रहने देंगे तो फिर ये हाइड्रोजन भी चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएंगे। और थोड़े देर रहने देंगे तो ऐसे। तो जनरली क्या हो रहा है, ये क्लोरीन यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है, ये एक बार रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसा प्लस HCl। ये किस टाइप का रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शंस के टाइप होते हैं। जैसे जैसे जो रिएक्शन हमें मिलता जाएगा हम उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। ये यूवी रे में क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन तो ऐसा होता है Cl, लेकिन यूवी रे के कारण क्लोरीन टूटकर दो, इनका बॉन्ड जो है ऐसे बॉन्ड, इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये बनता क्या है, ये बनता है ऐसे, एक क्लोरीन रेडिकल, एक क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, ये क्लोरीन रेडिकल फिर यहाँ पर हाइड्रोजन पे अटैक करके, इस कार्बन पे अटैक करके ये हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इसके संग एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन हटे हैं वो हाइड्रोजन फिर एक बाकी दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं। ये एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हुआ। क्योंकि ये सब्सटीट्यूट हो रहा है, इसे फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूट, क्योंकि रेडिकल से सब्सटीट्यूट हो रहा है तो हाइड्रोजन रेडिकल से सब्सटीट्यूट हो रहा है, इसे इसलिए रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। ये क्लोरीन यूवी रे के कारण ऐसे रेडिकल बन सकते हैं, ये हुआ। तो ये यूवी रे या सनलाइट में पॉसिबल है। ठीक है, फिर इसके बाद है ब्रोमीन। ये ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन से मुझे हेलोजिनेशन करना है तो वो भी स्लो है, बहुत स्लो होता है। ठीक है, और अगर मुझे आयोडीन से करना है तो ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल स्लो होता ही नहीं है, या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक कंडीशन में जाकर स्टेबल हो जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड वेरी स्लो। तो इसे फास्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन HiO3, जिसे कहते हैं आयोडिक एसिड। आगे हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन में, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि HiO3 आयोडिक एसिड यूज़ कर कर हम ये हाइड्रोजनेशन विथ यूज ऑफ आयोडीन कैसे रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं। अब अगर रिएक्टिविटी बहुत बार पूछते हैं कि रिएक्टिविटी मुझे बताइए, हेलोजिनेशन में कौन से हेलोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, किन से जल्दी हेलोजन बनेगा, किन से नहीं, तो इनका रिएक्टिविटी ऑब्वियसली इस ऑर्डर में आता है। जहाँ पर ये फ्लोरीन के संग एक्सप्लोसिव है, क्लोरीन के साथ यूवी रे में पॉसिबल है, ब्रोमीन के साथ स्लोली पॉसिबल है, और आयोडीन के बाद इतना स्लोली पॉसिबल है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाते हैं। मतलब ऐसे हो जाते हैं कि कभी वो प्रोडक्ट्स रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कभी प्रोडक्ट से वापस ही रिएक्टेंट बन जा रहे हैं। इसे वन डायरेक्शन बनाने के लिए हमें HiO3 आयोडिक एसिड के यूज़ करने पड़ते हैं। तो इनका आंसर होगा, सनलाइट में कौन सा पॉसिबल है, क्लोरीन पॉसिबल है। तो हेलोजिनेशन इन विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव इन हेलोजिनेशन, हेलोजन विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव इन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, वो है क्लोरीन। ओके, अब देखते हैं यहाँ दी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन डज नॉट ऑकर इन डार्क। ऑब्वियसली हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन डार्क में नहीं पॉसिबल है, डार्क में नहीं हो सकता, लाइट चाहिए तभी क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा। ब्रोमीन के साथ तो और भी स्लो है, और आयोडीन के साथ तो होता ही नहीं अनटिल एंड अनलेस हम HiO3 या आयोडिक एसिड यूज़ करें। और फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड और वायलेंट होता है। ओके, फिर द स्ट्रेट चेन आइसोमर ऑफ एल्केन हैज़ डैश बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच चेन आइसोमर। तो स्ट्रेट चेन आइसोमर ऐसे होंगे, मैं 5 चेन का बनाता हूँ, 5 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन। ब्रांच चेन ऐसे होंगे, अगर मैं हर जगह कार्बन लिख दूँ तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी है जो मैं नहीं दिखा रहा, तो ये एक स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है।
अब क्या बोल रहे कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमसे बात करें कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक फोर्स पे डिपेंड करता है जिसे हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। ये फोर्स है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, नॉट बिटवीन एटॉम्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल अगर स्ट्रेट चेन है तो ऐसे है, ऐसे समझ सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल भी उसी स्ट्रेट चेन में उसी टाइप के होंगे ऐसे। अब इनका सरफेस एरिया क्योंकि ज़्यादा है यहाँ पर, देखिए ये इतना और ये इतना, ये आपस में ऐसे एट्रैक्शन इनमें ज़्यादा होंगे। सिमिलरली अगर मैं इनके बात करूँ तो ये एक सर्कुलर शेप टाइप का है, तो ये ऐसा है, दूसरे ऐसे है। अब इनमें एट्रैक्शन क्या ही होगा, जो सामने के सरफेस है इतने एक दूसरे को फेस करते हुए वहीं पे अट्रैक्शन हो सकता है बस। तो इनके कारण इनके बीच में वैंडरवाल फोर्स बहुत कम होता है। क्योंकि वैंडरवाल फोर्स कम है, थोड़ा ही मैं इसमें हीट एनर्जी दूंगा तो ये सारे ब्रेक हो जाएंगे और ये इधर उधर भागने लगेंगे। थोड़ी देर बाद ये बॉईल करने लग सकते हैं। तो इसलिए ब्रांच जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ब्रांच चेंज का बॉइलिंग पॉइंट कम है और स्ट्रेट चेन के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये जल्दी नहीं टूटेंगे, इनका में ज़्यादा एनर्जी हमें देना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रांच चेंज आइसोमर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। हमारा 8 का आंसर है हायर। और एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारे वैंडरवाल फोर्स पे, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारे लैटिस स्ट्रक्चर पे। अब ये लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एक मॉलिक्यूल ऐसे है तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर रहते हैं एक ऑर्डर में, और इसे ही हम लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं अगर हमें ब्रॉडली समझना है। तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ही है कि मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो पहले उनमें लैटिस स्ट्रक्चर होगा सॉलिड में, और लिक्विड में जब ये लैटिस स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएंगे तभी तो वो लिक्विड बनेंगे, है ना। तो मुझे इतना एनर्जी देना है, हीट एनर्जी, ताकि ये सॉलिड के जो लैटिस है ये ब्रेक हो जाए और वो लिक्विड में बन जाए। अब ये देखते हैं हम कि जब ये स्ट्रेट चेन है तो इनमें लैटिस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि सारे ऐसे थोड़ी ना ज़रूरी है, कुछ ऐसे भी खड़े हो सकते स्ट्रेट चेन, कुछ ऐसे भी खड़े हो सकते स्ट्रेट चेन, कुछ ऐसे भी खड़े हो सकते स्ट्रेट चेन। तो इसे आप एक साथ रखना मुश्किल है थोड़ा, कॉम्पैक्ट करके एक जगह पे। वेयर एज अगर सर्कुलर है तो वो अच्छे से कॉम्पैक्ट होकर रह सकते एक साथ, ठीक है। कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अच्छे से कॉम्पैक्ट होकर रह सकते हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रेट चेन टाइप में नहीं रह सकते। आप खुद ही सोच कर देखिए, ऐसे अगर आपको बार्स दिए जाए रखने के लिए और ये दिए जाए तो आप इससे ज़्यादा अच्छे से कॉम्पैक्ट करके रख सकते हैं ना कि इसे। इस कारण से हमारे मेल्टिंग पॉइंट है वो ब्रांच्ड एल्केन के ज़्यादा होते हैं और स्ट्रेट चेन के कम होते हैं। अब देखते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन्स हैज़ द ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें हेलोजन एसिड की बात क्या है, हेलोजन एसिड किसे कहते हैं, ये HX को, जिसमें हमारा HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। ये सारे हेलोजन एसिड्स हैं। किन का रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में है ये बताना है। एक एल्किन का एग्जांपल लेते हैं, ऐसा एल्किन, ये क्या है, इथीन है। अगर मैंने इसे HX से रिएक्शन कराया तो क्या हो रहा है, तो क्या होंगे, ये ऐसे जाकर इसे, इस टाइप के रिएक्शन को भी हम हेलोजिनेशन रिएक्शन ही कहते हैं, क्योंकि हेलोजेंस ऐड हो रहे हैं।
सॉरी, यहाँ पर क्या होंगे, ये एक बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, तो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गए और दोनों का एक एक लेग बाहर आ चुका है। अब ऐसे पहले तो ये 4 हाइड्रोजन थे ही, वो 4 हाइड्रोजन मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी टूटकर एक एक लेग बाहर आ गए हैं। अब ये H और X इनके साथ कॉम्बाइन करेंगे, एक के साथ H, एक के साथ X, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ हटकर कुछ आया है, नहीं, सिर्फ आया है, क्या आया है, H आ गया और X आ गया, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब इनका रिएक्टिविटी मुझे बताना है कि कौन से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्कीन के साथ। तो जो इनमें से जो एसिड लेस स्टेबल है, जो एसिड ख़राब बॉन्ड बना रहे हैं वो ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो H और I ये ख़राब बॉन्ड बना रहे हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनमें नहीं है, तो ये ऑब्वियसली अपने H को चाहेंगे और I चाहेंगे कि अलग हो जाए। तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है उनका रिएक्टिविटी डिक्रीज होता जा रहा है। हमारा H और F का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर का HCl, फिर HBr और फिर HI। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ठीक उल्टा है, ये जल्दी अलग हो जाएंगे तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है इनके साथ, फिर ये HBr और टाइम लेंगे, HCl और ज़्यादा और HF और ज़्यादा। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहा। यहाँ पर एक मार्कोव-निकोव प्रिंसिपल भी है, वो अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँगा तो बताता हूँ। मार्कोव-निकोव प्रिंसिपल, यहाँ पर व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विथ डैश इथिलीन ग्लाइकॉल इज फॉर्म्ड, ठीक है। इथीन को पहले लिख लेते हैं, दिस इज इथीन। इसे अब क्या चीज़ से मैं ट्रीट करूँगा कि मुझे इथिलीन ग्लाइकॉल मिलेगा, ठीक है, देखते हैं। तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, ऐसा यहाँ पर भी क्या है, ये एक बॉन्ड टूटकर 2 लेग आएंगे बाहर। मैं फिर बनाता हूँ, ये पहले से ही थे अवेलेबल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, इनके बीच के डबल बॉन्ड हटकर सिंगल बॉन्ड हो गए और 2 लेग बाहर आए हैं। इस दोनों लेग में OH ऐड होते हैं, इसे ही हम कहते हैं ग्लाइकॉल या फिर डाईऑल भी कहते हैं। इन्हें कहते हैं विसिनल डाईऑल, OL। विसिनल मतलब नज़दीक, दोनों नज़दीक कार्बन के बीच में है, तो वन आफ्टर अनदर 2 कार्बन के बीच में, इसलिए विसिनल, नियर बाई। डाईऑल मीन्स 2 अल्कोहल, इसे विसिनल डाईऑल भी कहते हैं या फिर ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं। सॉरी, सी है, ग्लाइकॉल भी कहते हैं। अब ये इथिलीन से बना है तो इसलिए इथिलीन ग्लाइकॉल इसे नाम कहते हैं, ओके। अब क्या चीज़ से बनता है, तो ये हमें जानने वाली बात है। ये बनेंगे डाइल्यूट कोल्ड स्लाइटली एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, स्लाइटली एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इनके साथ अगर इसे हम, एक और नाम है इनका नाम है, जनरल नाम है बायर्स रिएजेंट। तो हमारे जो एल्कीन है, ये एक एल्कीन ही तो है, तो एल्कीन बायर्स रिएजेंट के संग जब रिएक्ट करते हैं तब वो बनाते हैं ग्लाइकॉल, ये एक जानने वाली बात है। अब इसमें थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं कि अगर ये ऐसे होते कि डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऐसा बना रहे हैं। ये एक टेस्ट भी है जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे सैंपल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। अनसैचुरेटेड कैसे, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले अगर कार्बन हो
तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो हमारे सैंपल में अनसैचुरेटेड अगर कार्बन है तो ये बायस रिएजेंट के संग रिएक्ट कर कर ग्लाइकॉल बनाएंगे और इनमें कलर चेंज होगा। कैसे? ये सैंपल है, सैंपल को अगर मैं मिक्स करूँ किसके साथ? बायस रिएजेंट के साथ। अब ये बायस रिएजेंट का कलर क्या होता है? क्योंकि ये पोटेशियम परमैंगनेट है इनके अंदर, इनका कलर है पर्पल। और ये रिएक्ट करके ग्लाइकॉल या डाइऑल बनाएंगे। अब ये ग्लाइकॉल डाइऑल के कारण इनका कलर खुद में तो कलरलेस है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर जो ये मैंगनीज है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये पोर्शन जो है सिर्फ मैंगनीज और ऑक्सीजन ये मिलकर एक और चीज़ बनाएंगे। ये तो कलरलेस है, ये कलरलेस क्या है? ग्लाइकॉल। सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो रहा है। ग्लाइकॉल। और साथ में बना रहे हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्राउन कलर के होते हैं और ये प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब नीचे जाकर पार्टिकल्स के तौर पे रूप में बैठ जाते हैं। तो ये एक टेस्ट है अनसैचुरेशन का बायस रिएजेंट यूज़ करके। अगर मैं इसे अच्छे से पूरा एक्सप्रेशन लिखूं तो रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एल्कीन है ऐसा, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के संग, सॉरी डाइल्यूट मैग्नीशियम पर पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनमें है KMnO4 प्लस 2H2O, ये भी 2 होंगे, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गए, जो था पहले से वो तो रहेंगे ही, साथ में 2 लेग आ गए और दोनों में OH आ गए। ये हमारा एक प्रोडक्ट। साथ में और क्या प्रोडक्ट बन रहा है? और बन रहा है K2MnO4 प्लस MnO2। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पर्पल था पहले, और ये पूरे को डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन स्लाइटली अल्कलाइन, यहाँ लिखा है ना डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो कोल्ड भी हो और स्लाइटली अल्कलाइन हो, उसे हम बायस रिएजेंट कहते हैं। तो ये वाटर इसलिए ही डाला है क्योंकि डाइल्यूट है, ऐसे रिएक्ट करके ये बना रहे हैं। इनका नाम है, ये कलर इनका ब्राउन है और ये प्रिसिपिटेट करके नीचे पार्टिकल्स के जैसे बैठ जाते हैं। तो हमें क्या पता चला कि एक टेस्ट है। अगर एक अनसैचुरेटेड सैंपल को मैंने डाला है बायस रिएजेंट में तो उनका कलर पर्पल से चेंज होकर ब्राउन और नीचे जाकर टेस्ट ट्यूब में नीचे ब्राउन प्रिसिपिटेट के जैसे नीचे रह जाएंगे। मैंगनीज परऑक्साइड, इनका नाम है मैंगनीज परऑक्साइड। तो ये एक टेस्ट है बायस रिएजेंट का। सॉरी, इनका आंसर जो है कि व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विथ बायस रिएजेंट लिख सकते हैं, बायस रिएजेंट, और यू कैन राइट पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तब ये होगा। पोटेशियम परमैंगनेट का शायद मैंने गलत लिख दिया है, KMnO4 है, यहाँ पे कुछ नहीं, KMnO4। यहाँ देखते हैं इथीन क्या ऑन कॉम्बस्शन प्रोड्यूसेस। अब इथीन कम्बस्शन के बाद क्या बनाते हैं? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन कम्बस्शन के बाद क्या बनाएंगे? देखिए हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ से बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कम्बस्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएंगे, बस इतना आपको इन जनरल समझ कर रखना है। तो इथीन कैसा है देखने में? ऐसा C डबल बॉन्ड C H, ये जब बर्न करूँगा मैं ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हमें इतना देखना है कि कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बना दिए। कार्बन कितने हैं? 2,
तो यहाँ पर 1 है, इसे भी मैं 2 कर दिया। अभी ऑक्सीजन कितने होंगे, यहाँ 4 और यहाँ 5 6, यहाँ 3 कर देता हूँ। तो ये बैलेंस रिएक्शन हमारा हो गया। इट प्रोड्यूसेस कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, वाटर, ये। और ये 11 हो गए, नंबर 11। 12, हाँ, यहाँ पर मैं जो मार्कोव-निकोव प्रिंसिपल की बात कर रहा था वो यहाँ एप्लीकेबल होंगे। मार्कोव-निकोव रूल। देखिए ये हमारा क्या है, प्रोपीन। इसे अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं अच्छे से, ऐसे हाइड्रोजन के साथ। अब ये HBr के संग रिएक्ट करेंगे। ये HBr क्या है, एक ये हेलोजन एसिड है जो हमने पहले भी पढ़ा था अभी। तो क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, 2 लेग बाहर आने चाहिए। तो करते हैं ऐसे ही, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड C, 2 लेग बाहर, एक इधर, एक ये हाइड्रोजन से पहले से ही थे। और ये एडिशन रिएक्शन है, पहले ही हमने कहा है, क्योंकि ऐड हो रहे हैं यहाँ पर कुछ। अब देखिए ये जो 2 लेग है, एक है H और एक है Br, दोनों एक एक में जाकर कंबाइन होंगे, लेकिन मैं किसी में भी कुछ नहीं डाल सकता। मार्कोव-निकोव रूल कह रहे हैं कि ये जो इसे एडेंडम कहते हैं, जो बाहर से ऐड होने वाले हैं। तो ये इस एडेंडम के जो नेगेटिव पार्ट है, HBr में नेगेटिव पार्ट तो ये है और पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम हमेशा उस कार्बन के संग अटैच होगा जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे लेस हो। तो आप देखिए अगर मैं ये कार्बन नंबर 1 लेता हूँ, छोड़िए उसे, वहाँ तो ऐड नहीं हो रहा, ये इसे अगर मैं कार्बन नंबर 1 लेता हूँ, इसे मैं कार्बन नंबर 2 लेता हूँ, किस कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन नंबर 1 सिर्फ एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ खाली है, मतलब ये एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है सिर्फ। कार्बन नंबर 2 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो कम हाइड्रोजन किसके पास है, कार्बन नंबर 1 के पास। तो कम वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जाकर नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम ऐड होंगे, इसे ही हम कहते हैं मार्कोव-निकोव रूल। तो हमारा Br यहाँ ऐड होगा और H यहाँ ऐड होगा, तो इसे कहते हैं मार्कोव-निकोव रूल। इसे अगर हम नेमिंग करना चाहे साइंटिफिक IUPAC नेम, तो ये क्या होंगे, 2 ब्रोमो 1 2 3 है, तो प्रोपेन, बस 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। तो इनका आंसर यही है। इथीन है ज्योमेट्री, इथीन ऐसा दिखता है। तो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके सबके ज्योमेट्री जो है वो प्लेनर होते हैं, मतलब एक प्लेन ऑफ द पेपर पे आप उसे रख सकते हैं ऐसे। तो इथीन की भी ज्योमेट्री प्लेनर ही है। फिर द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन इज डैश इन नेचर, ठीक है ना। अभी हम लोग ने पढ़ा द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन इन एल्कीन, हम एल्कीन में हेलोजन ऐड कर रहे हैं, तो कैसे नेचर में होंगे, वो रिएक्शन किस नेचर का होगा। तो एक एग्जांपल देखकर ही समझते हैं कि अगर मैं ऐसा ले लूँ, एक C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रोपीन, मैं कर रहा हूँ ये 14 नंबर के लिए, 13 यहाँ पर ख़त्म है। तो प्रोपीन के साथ अगर मैं एडिशन करूँ हेलोजेंस के, ये एडिशन मैं करता हूँ क्लोरीन का, तो मुझे क्या मिलेंगे आउटपुट। तो वही सेम बात है, ये कट कर डबल बॉन्ड कट कर हट जाएंगे और एक एक लेग बाहर आएंगे सामने। तो मैं इसे फिर ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी ये नहीं होगा, ऐसे लिख सकता हूँ। दो क्लोरीन है, ये क्लोरीन Cl और Cl, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब ये क्लोरीन फिर टूटकर 2 अलग अलग बन जाएंगे, क्लोरीन और क्लोरीन, और इनमें चार्ज होगा।
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर कर यहाँ पर एक और यहाँ पर एक आकर मिल जाएंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन में कह रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि कुछ हटकर कुछ आएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन हुआ। यहाँ पे क्या कुछ हाइड्रोजन हटकर कुछ आया ना, यहाँ पर ये दो बॉन्ड जो है वो कटकर सिंगल बॉन्ड हो गए और एक एक क्लोरीन जाकर ऐड हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एडिशन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इनका आंसर यही है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूट्रोफाइल क्या होते हैं वो हमें पता है, नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब अट्रैक्शन। तो ऐसे एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्टेड हो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। कैसे होते इलेक्ट्रोफाइल, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऐसे डिनोट करता हूँ इन जनरल E+ से। न्यूट्रोफाइल Nu- ऐसे डिनोट करता हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड हो वो इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन यहाँ पर ही जाकर क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि इस जगह पे हमारा पाई बॉन्ड भी अवेलेबल है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल है या फ्री लूजली अवेलेबल है। तो उस जगह पे जाकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। पहले अटैक करके एक Cl लगता है और फिर दूसरे एक Cl आकर दूसरे कार्बन में लगते हैं। तो पहला कार्बन ये वाला अटैक होता है, ये पहला कार्बन, ये कार्बन में ही कम हाइड्रोजन है ना, तो ये कार्बन पहले अटैक होंगे फिर ये कार्बन अटैक होंगे और हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इस प्रोडक्ट का अगर मैं नाम देना चाहूँ, ऑब्वियसली ये 1 2 ऐसे करके 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, यही इनका नाम, IUPAC नेम प्रोपेन। अब यहाँ देखो कि एडिशन ऑफ HBr ऑन अनसिमेट्रिकल एल्केन्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू विच रूल। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन में किस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है। अभी हमने देखा कि मान लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्केन किसे कह रहे हैं, इस टाइप के एल्केन अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल एल्केन कौन से होंगे, ऐसे, ये कि इधर भी इस डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन, या इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, वो सिमेट्रिकल हो गए। अनसिमेट्रिकल ऐसे इस डबल बॉन्ड के इस साइड दो कार्बन, इस डबल बॉन्ड के इस साइड एक कार्बन, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है। इनमें हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, ये तो हमें पता है। तो अनसिमेट्रिकली कहाँ है क्वेश्चन में, अनसिमेट्रिकल देखते हैं। इनके साथ जब HBr रिएक्ट करेंगे तो क्या जो आउटपुट होगा वो एज पर विच रूल रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले ही पता है, एक नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम है, एक पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम है। नेगेटिव पार्ट जाकर उस कार्बन के साथ मिलेंगे जिस कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन है, देखिए एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस कार्बन दो हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट इसमें जाकर मिलेंगे। तो इनका जब मैं सब्स्टिट्यूशन एडिशन करूँगा, एडिशन रिएक्शन, तो देखिए ये सारे हाइड्रोजन तो पहले से ही है और दो लेग बाहर आ रहे हैं, ये दोनों लेग में एक नेगेटिव, एक लेग में Br आएगा इस वाले लेग में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है, और इसमें H आएगा, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए ये इट इज़ एज पर मार्कोव-निकोव रूल। अब हम फ्यूचर में ये भी देखेंगे कि ये सेम रिएक्शन को मैं कर रहा हूँ लेकिन एक कैटलिस्ट यूज़ करूँगा, पर ऑक्साइड। अगर मैं पर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ कर दूँ तो वो एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर ये नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर पर ऑक्साइड के साथ अगर मैं पूरा रिएक्शन को लिखूँ यहाँ पर, सॉरी, ये पूरे चीज़ को मैं फिर से लिखूँगा लेकिन एज पर ऑक्साइड। ठीक है, अब पर ऑक्साइड के साथ अगर मैं लिखूँ इसे, तब क्या होगा विथ पर ऑक्साइड, तो ये एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर से मैं जो लेग बना रहा हूँ, यहाँ एक एक लेग बाहर आ जाएंगे, बाकी हाइड्रोजन रहेंगे।
तो ये एंटी मार्कव रूल के अकॉर्डिंग ये जो Br है नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन से अटैच करेंगे जिनमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, और ये तो हमें ये आउटपुट मिलेगा इस पर एंटी मार्कव रूल। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सुसिनेट गिब्स। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, पोटेशियम सुसिनेट क्या है। Br क्यों छूट गया इसे भी 16। तो इनका रिएक्शन ऐसा है, देखिए CH2COO सिंगल बॉन्ड CH2COO, इसे कहते हैं पोटेशियम सुसिनेट। पोटेशियम सुसिनेट इनका इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा मतलब वाटर के साथ ऑब्वियसली, तो इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखिए। ये पहले ये CO सब बाहर, ये K भी बाहर, सिर्फ इतना रह जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक प्रोडक्ट हुआ। साथ में क्या हुआ, इनका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल कर 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक साथ। ठीक है, इतना तो यहाँ हो गया। क्या और बचा है, K है, एक K 2K। तो उस 2K का क्या होगा लिखता हूँ 2KOH। ठीक है, और H2 कैसे आया, ये H2O में क्या है, हाइड्रोजन है और OH है। कितने, 2 हाइड्रोजन है और 2 OH है। ठीक है, ये जो 2K थे ये 2 OH के संग मिलकर 2HKOH बन रहे हैं, और ये जो 2 हाइड्रोजन है वो H2 गैस। तो अब ये क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इलेक्ट्रोलिसिस में हमें पता है ऐसा एक कंटेनर होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसे लगा कर रखते हैं, और इधर में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं कैथोड, नेगेटिव वाले को कहते हैं एनोड। तो कैथोड में जाकर ये एक्युमुलेट हो जाएंगे इस साइड में, ये एट कैथोड, और एनोड के पास ये वाले में एनोड के पास ये एनोड है, ये कैथोड। तो क्या दे रहे हैं ये, इट गिव्स, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इथीन। तो इनका आंसर है कि इट गिव्स इथीन। और देख लेते हैं यहाँ, फिर से एक है प्रोपीन विथ क्लोरीन, लेकिन इस टाइम 500 डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो इसके हम एक बार में यहाँ पर 2-3 कंडीशंस है वो पूरा समझ लेते हैं। सेम प्रोपीन है लेकिन क्लोरीन अलग अलग टाइम अलग अलग रिएक्शन देंगे। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्लोरीन का, एक साथ ही यहाँ समझते हैं। सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यही हमारा गिवन है, प्लस अब देखिए क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हाई टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मुझे मिलेगा। फिर एक है एट लो टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जो होता है उसमें ही कुछ मिलेगा अलग। और एक है क्लोरीन वाटर, क्लोरीन और वाटर, जिसे जनरली आप देखेंगे यहाँ लिखा रहेगा क्लोरीन वाटर। तो उसमें हमें कुछ और मिलेगा, लेकिन ये सारे गैस है, लेकिन हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर, और ये क्लोरीन वाटर ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। लेकिन ये 3 केस में हमें 3 अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें मिलेगा एक क्लोरीन सिर्फ जाकर इस हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्लोरीन जाकर इस हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करेंगे, और जो हाइड्रोजन बचा रहेगा उस हाइड्रोजन के संग ये क्लोरीन मिलाकर HCl। ठीक है, क्या प्रोडक्ट होगा देखिए ऐसा, CH2 C, यहाँ तो H था ही पहले, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी H है यहाँ भी H है, कुछ नहीं बदला,
सिर्फ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। अब क्लोरीन, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन टाइप कैसा हुआ? ये रिएक्शन टाइप है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सेम यही बात है कि ये क्लोरीन टूटकर 2 बन जा रहे हैं, एक क्लोरीन रेडिकल ऐसा, एक और क्लोरीन रेडिकल ऐसा। क्यों? हाई टेम्परेचर में 2 क्लोरीन रेडिकल्स बन रहे हैं, वो रेडिकल्स जाकर यहाँ पर अटैक कर रहे हैं ये वाले कार्बन में, और कार्बन में अटैक करके एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसे ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं। वो रिप्लेस्ड हाइड्रोजन जो है वो दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन करके HCl बना रहे हैं। तो HCl प्लस ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। अब नॉर्मल लो टेम्परेचर में क्या होंगे? नॉर्मल लो टेम्परेचर में हैलोजिनेशन होगा, जो हमने पहले पढ़ा था। अभी यहाँ पर हैलोजिनेशन में ये सेम चीज़ रहेंगे, ये लिख ही देता हूँ यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो ये हैलोजिनेशन होंगे इस टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में। और हैलोजिनेशन होने के वक्त CH3 तो ऐसा ही है, ये कार्बन के जो डबल बॉन्ड है ना, वो सिंगल बॉन्ड एक एक टूटकर बाहर आ जाएंगे, और दोनों ही लेग में एक कार्बन क्लोरीन और क्लोरीन ऐड होते हैं। तो ये कैसा रिएक्शन है? ये एडिशन रिएक्शन है, 2 कार्बन ऐड हो गए, है ना, और कुछ तो नहीं हुआ। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। अभी पिछले स्लाइड में ही पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये हैलोजिनेशन भी है, हैलोजिनेशन भी कहते हैं इसे, हैलोजिनेशन। अभी पहले वाले में पढ़ा था ना ये वर्ड हैलोजिनेशन। देखिए, ये एडिशन ऑफ HBr, इसके भी शायद पहले यहाँ, द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन इज डैश इन नेचर, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन नेचर, है ना। यहाँ पे हैलोजनेशन हो रहा था, दोनों ही कार्बन ऐड हो जा रहे हैं, एक प्लस बन रहा है एक माइनस बन रहा है, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर हाई टेम्परेचर में रेडिकल्स बनते हैं, लो टेम्परेचर में जब है तो यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोफाइल्स बनते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स बन रहे हैं मतलब एक C प्लस एक C माइनस, ऐसा। ठीक है, और क्लोरीन वाटर के संग जब रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन वाटर लिखा है, तो ये क्लोरीन वाटर खुद में पहले रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं HOCl, और एक बना रहे हैं HCl। अब देखिए ये बैलेंस्ड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ भी देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन। तो ये दोनों खुद में रिएक्ट करके क्लोरीन और वाटर बनाते हैं HOCl और HCl। अब ये HOCl क्या है? HOCl को हम कहते हैं, सॉरी, इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, और ये तो हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अब ये हाइपोक्लोरस एसिड है, इनमें 2 पार्ट है। फिर से एक सब्स्टिट्यूट एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। यहाँ पर 2 पार्ट बन रहे हैं। ये पहला पार्ट ये पार्ट है जो नेगेटिव है, और ये दूसरा पार्ट ये पार्ट है जो पॉजिटिव है। और फिर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? ये प्रोपीन है ना, तो ये प्रोपीन तो ऐसा ही दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी एज पर मार्कोव-निकोव रूल ये जाकर ऐड होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो किस में कम हाइड्रोजन है? ये वाले कार्बन में कम हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट इनका इस कार्बन में अटैच होगा। तो अब देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 C सिंगल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, एक एक लेग बाहर आ गए क्योंकि बॉन्ड टूट गया है। अब देखिए नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन में अटैच होगा जिसमें कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन में कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ OH, और पॉजिटिव पार्ट इसमें ये। तो हमारा प्रोडक्ट बना ऐसा। इसके IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर क्या है? इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर है 1 क्लोरोप्रोपेन टू ऑल, लिख सकते हैं सर, 1 क्लोरोप्रोपेन
प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। यहाँ से शुरू किया हमने, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये प्रोपेन है, ये 1 में क्लोरो है और 2 में ऑल है, एक OL, तो 1 क्लोरो प्रोपेन टू ऑल। ये भी एज पर मार्कोव निकोव रूल ही काम किया है, और इनमें भी क्या हो रहा है, सेम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सॉरी, एडिशन रिएक्शन, मैं फिर से गलत बोल दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बन क्लोरीन के साथ 3 टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, ऐसा यहाँ पर एक अलग टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, का अगर नॉमेनक्लेचर करें 1, यहाँ 2 और ये वाला कार्बन 3, तो ये हो गए 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, इनका नॉमेनक्लेचर है। ओके, इनका तो बोलने की ज़रूरत नहीं, ये आपको पता होगा। ये 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन है, तो ये एक रिएक्शन, ये एक रिएक्शन और ये एक रिएक्शन। तो 3 अलग अलग कंडीशंस में 3 अलग अलग रिएक्शंस है। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ समझने के लिए। एक है क्लोरीन गैस एट हाई टेम्परेचर, एक है क्लोरीन गैस एट नॉर्मल लो टेम्परेचर, और एक है क्लोरीन वाटर के साथ। इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सॉरी एडिशन हो रहा है, मैं बार बार सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, और यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है जो डबल बॉन्ड वाला है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल रहा है जिनमें दोनों क्लोरीन है, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल रहा है जिनमें एक क्लोरीन है और एक अल्कोहल है। यह हमारा फर्स्ट केस। 17 18 में कह रहे दी अनसैचुरेशन इन एल्कीन्स कैन बी टेस्टेड विथ, अभी हमने पढ़ा था ना कि अनसैचुरेशन इन एल्कीन को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो अनसैचुरेशन इन एल्कीन्स को 2 टाइप से टेस्ट कर सकते हैं। एक है हमारा ब्रोमीन वाटर यूज़ करके, ब्रोमीन वाटर यूज़ कर ब्रोमीन वाटर जब यूज़ करूँगा तो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है इनिशियली रेडिश ऑरेंज, लेकिन सैंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डालने के बाद इनका कलर चेंज होकर हो जाता है कलरलेस। तो इनिशियली रेडिश होता है, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया, इनमें ऐड हो गए, तो ये कलरलेस। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड करूँगा तो इनका कलर नहीं चेंज होगा। इसलिए तो ये टेस्ट है एक कि अनसैचुरेटेड में ऐड करो, चाहे एल्कीन ऐड करूँ या एल्काइन ऐड करूँ, अगर वो अनसैचुरेटेड है तो उनका कलर चेंज होगा। अगर एल्केन ऐड कर रहा हूँ, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उनका कलर चेंज नहीं होगा ब्रोमीन वाटर के केस में। तो ये एक केस है। दूसरा है बायर्स रिएजेंट। इनमें क्या होता है, बायर्स रिएजेंट पहले ही पढ़ा था हमने। ये है कोल्ड डाइल्यूट स्लाइटली एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। कलर क्या होता है इनका, इनिशियली कलर पर्पल होता है, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन मिल गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर प्रेजेंट है, ऐड करने के बाद सैंपल ऐड किया, उनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इनका कलरलेस हो जाएंगे खुद, और साथ में ब्राउन प्रिसिपिटेट मिलते हैं, ब्राउन पीपीटी नीचे। ये ब्राउन पीपीटी किसके कारण है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के कारण। ओके, तो ये टेस्ट है। आंसर आप लिख सकते हैं बायस रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर। अच्छा, रिएजेंट लिखा ही है तो बायस रिएजेंट। ओके, फिर देखते हैं ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ दिस आर। ये बहुत सिंपल है। ओजोनोलाइसिस अगर हमें किसी भी एक एल्कीन का ओजोनोलाइसिस पूछा है, ओजोनोलाइसिस हमेशा एल्कीन में ही मिलेंगे, एल्कीन में। तो मुझे कुछ नहीं करना, ये इसे लिखता हूँ पहले मैं, ये C≡C, यहाँ H है 2, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पर CH3 है, तो ऐसे लिख देता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, जब भी ओजोनोलाइसिस से प्रोडक्ट पूछेंगे, मुझे यहाँ एक लाइन टान कर, एक यहाँ O और यहाँ एक O। कहने का मतलब है कि ओजोनोलाइसिस हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन और
जिंक वाटर होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलता है ऐसा, 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन इस साइड, एक ऑक्सीजन इस साइड ऐड होते हैं और एक ऑक्सीजन जिंक के साथ ऐड होते हैं। मैं दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट है ऐसा, CH3 CH3, फिर दूसरा प्रोडक्ट है ऐसा, डबल बॉन्ड CH और H, और तीसरा है जिंक ऑक्साइड। तो 3 ऑक्सीजन 3 जगह ऐड हो गए। अब आप ये देखिए ये क्या प्रोडक्ट है, इसे तो हम कहते हैं एसीटोन, कहते हैं ना। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो यही हमारा प्रोडक्ट है, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। अगर साइंटिफिक नेम IUPAC नेम देखना है, ये 3 कार्बन है तो इसे कहते हैं हम प्रोपेनॉन, ठीक है, नॉन NONE। और इसे क्या कहेंगे, मीथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड है इसलिए LAL होता है, AL होता है, और एक कीटोन है तो ONE होता है। एक कार्बन है तो मीथ, इसमें 3 कार्बन है तो प्रॉप। तो हमने ये भी जान लिया। अब 20 देखते हैं। Acetylene is treated with excess of sodium in liquid ammonia. The product is reacted with excess of methyl iodide. The final product is acetylene. Acetylene मतलब इथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी। तो EE देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डबल बॉन्ड वाले हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये पैदे के पुराने नेम है इनका। तो इथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। तो एसिटिलीन मतलब ऐसा, इथाइन, इन्हें किसके संग रिएक्ट करना है, इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम इन लिक्विड एमोनिया। देखिए सोडियम एंड लिक्विड एमोनिया, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, यहाँ पर ट्रिक है, जो कि यहाँ लिखा है एक्सेस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड एमोनिया। अगर एक्सेस नहीं होता तो क्या होते हैं, ये जो रिएक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं इन जनरल एसिड बेस रिएक्शन इन एल्काइन। ये एल्काइन में ही देखे जाते हैं एसिड बेस रिएक्शन, जहाँ पर ये एल्काइन जो है हमारा है वो एक एसिड की तरह काम करता है। एसिड का क्या काम है, हाइड्रोजन प्लस निकाल कर दे देना। तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ना, वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये तो हमें पता ही है, नहीं पता है तो डिस्कस करेंगे बाद में। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वो बहुत एसिडिक होता है। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर शो करेगा, मतलब ये H+ बनकर चले जाने का इनका चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मतलब ही वो sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अगर कोई मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ इस टाइप से, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर एक ऐसा। तो ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये कार्बन के साथ एक कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होंगे ऊपर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ऐसा। अब इनमें से अगर मैं पूछूं कि कौन सा, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करेंगे, तो आंसर है ना, सिर्फ ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इनके साथ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। ये कार्बन कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं थोड़ा और लिख दूँ यहाँ पर समझने के लिए, तो एक और लिख देता हूँ C और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे देता हूँ, 3 हाइड्रोजन। तब अगर मैं पूछूँ ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सिंपल सी बात है, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, डबल बॉन्ड वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। इतना समझने से भी होगा। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन अटैच्ड होता है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे हाइड्रोजन में कौन से हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करेंगे, ये।
और ये कब मिलेगा मुझे, जब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे। और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कहाँ होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन सिर्फ एल्काइल में होते हैं, एल्काइंस में। तो एल्काइंस में ये एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलता है। यहाँ तक हमने समझा। अब ये सोडियम और लिक्विड एमोनिया डालकर हम एसिड बेस रिएक्शन ही कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन चले जाएंगे और ये सोडियम का एक आयन यहाँ अटैच होगा, तो प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस साइन है, यहाँ एक माइनस साइन दे देते हैं समझने के लिए कि ये इधर से आ रहे हैं, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये एक है, इसे हम कहेंगे मोनो सोडियम इथिनाइड ये। लेकिन यहाँ पर ये बात ख़त्म। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड एमोनिया लिखा है, तो सिर्फ ये नहीं, जितने हाइड्रोजन है सारे ही सारे कन्वर्ट होंगे। ठीक है, एक्सेस लिखा है इसलिए। तो इसके कारण हमारा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ तक जाएंगे और फाइनली मुझे NaC ट्रिपल बॉन्ड NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, यहाँ तक मुझे आउटपुट मिल रहा है। इसे क्या नाम, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइसोडियम इथिनाइड। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि एसिटिलीन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ सोडियम इन लिक्विड एमोनिया। क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ये NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA। यहाँ तक हो गया। अब इसे किसके साथ रिएक्ट करना है, इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। अब मुझे इससे रिएक्ट करना है मिथाइल आयोडाइड से, CH3I से, वो भी एक्सेस है। ठीक है ना, मिथाइल आयोडाइड भी एक्सेस है। मिथाइल आयोडाइड के संग जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये CH3 ये Na को सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये हर एक Na के जगह मुझे CH3 मिलेगा और Na और I आपस में रिएक्ट करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इसके रिप्लेस करूँ तो C ट्रिपल बॉन्ड C तो है ही, साथ में Na की जगह CH3 और यहाँ भी Na की जगह CH3 और साथ में 2NaI, यहाँ से ये सोडियम ये I और ये सोडियम ये से। तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं, देखिए आप, ब्यूट 2 आइन है ना। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 लिखूँ तो ये ब्यूट 2 आइन है। हमारा ये आंसर यही होगा, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि ये भी एक्सेस था और ये भी एक्सेस था। ये समझने वाली बात है। ठीक है, ओके। फाइनली यहाँ पर देख लेते हैं कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एट इथाइन इज। अभी हमने पढ़ा इथाइन में हाइब्रिड कौन सा हाइब्रिड होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है। अगर वो एल्कीन हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एल्कीन में sp2, और एल्केन हो तो sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सुसुनेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस, ये भी हमने पढ़ा था। क्या देते हैं वो, पोटेशियम सुसुनेट कैसा दिखता है, CH2C डबल बॉन्ड के ऐसे, और ये CH2C डबल बॉन्ड के, इनके साथ अगर मैं वाटर को रिएक्ट करूँगा तो क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये पहले इतना पार्ट अलग। ठीक है, यहाँ पर देख कर ही बनाता हूँ दूसरे कलर से। पहले इतना पार्ट अलग, फिर इतना पार्ट अलग, फिर ये वाले पार्ट को, ये हाइड्रोजन के भी 2 हाइड्रोजन है और 2 OH है, इनके संग मिलाएंगे। मिलाकर मुझे क्या क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहाँ पर KOH वो भी 2 प्लस H2 गैस, ये मिलेंगे मुझे एनोड में और ये मिलेंगे मुझे कैथोड में। तो मुझे क्या मिल रहा है, ये क्या है, इथीन है। दिस इज इथीन, इनका आंसर है प्रोड्यूसेस इथीन। ओके,
लास्ट है 23, रेड कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड व्हेन एसिटिलीन गैस इज पास थ्रू डैश सॉल्यूशन। तो एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन कैसा है, ऐसा, इसे मैं कौन से सॉल्यूशन के संग पास करूँगा तो मुझे रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, रेड पीपीटी। आंसर है इसके Cu2Cl2, सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड, हाँ क्यूप्रस क्लोराइड। तो अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड से इसे पास करूँ तो, और साथ में ये एमोनिकल सॉल्यूशन भी होना चाहिए, मतलब कि NH4OH2 एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अगर मैं इथाइन को, जिसे एसिटिलीन भी कहते हैं, इसे पास करूँगा तो क्या मिल रहा है, देखिए सेम जैसे एसिड बेस रिएक्शन हुआ था वैसे ही ये मुझे मिल रहा है। दोनों तरफ कार्बन लगा क्लोरीन कॉपर लगाकर इनका, और हाइड्रोजन जो छूट रहे हैं वो ये HCl के साथ कंबाइन करेंगे, सॉरी इनके साथ कंबाइन करेंगे, तो NH4Cl और H2O, ये 2 और ये 2, देखिए अब ये बैलेंस्ड है। तो ये हमारा रिएक्शन है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ एमोनिकल हाइड्रोक्साइड, इसे एमोनिकल सॉल्यूशन कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं एमोनिकल सॉल्यूशन। एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे रिएक्ट करके ये बना रहे हैं रेड पीपीटी। इसे क्या कहेंगे हम, इसका इनका नॉमेनक्लेचर है क्यूप्रस इथाइनाइड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा था ना, इनका क्या नाम था, मोनोसोडियम इथानाइड, ये है दो डाई है ना, तो डाई सोडियम इथानाइड, वैसा ही ये क्यूप्रस इथानाइड, ठीक है। ये रेड पीपीटी बनाते हैं। तो इनका आंसर क्या होगा, इनका आंसर है इन थ्रू दैट सॉल्यूशन, थ्रू क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।